साथियों, आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 13th डे और आज भी हम देखने वाले हैं पॉलिटी के 10 एमसीक्यू को। अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज़ को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके सारे सीरीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, हम डेली यहाँ पे 10-10 क्वेश्चंस पॉलिटी का डिस्कस करते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल पॉलिटी का ना केवल एमसीक्यू को देखते हैं बल्कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी रहे। ठीक है, देख सकते हो कि आज हम किस किस प्रकार के टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे देख सकते हो, शैडो कैबिनेट के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स के बारे में समझेंगे, फेडरल सिस्टम्स के बारे में समझेंगे, रेसिडरी पावर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में समझेंगे, फुल फेथ क्रेडिट क्लॉज क्या होता है तो हम इसके बारे में समझेंगे, जोनल काउंसिल्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एसआर बोमे केस, इन सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी समझेंगे और इससे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू सीरीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक वीडियो के में बने रहिएगा। हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ शैडो कैबिनेट। जो कंसेप्ट लिया गया है शैडो कैबिनेट का वो बिलोंग करता है कहाँ? तो शैडो कैबिनेट जो वर्ड है ना वो किस कंट्री में यूज होता है बताओ? शैडो कैबिनेट का जो कंसेप्ट है वो किस कंट्री में यूज़ किया जाता है बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शैडो कैबिनेट जो है ना वो यूके में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब शैडो कैबिनेट क्या होता है तो हम इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, बीच में स्किप करके वीडियो नहीं जाना है, हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यूके इसका राइट आंसर हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ शैडो कैबिनेट बिलोंग्स टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम। देखो, जैसे हमारे देश में क्या है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, वैसे शैडो कैबिनेट जो है ना वो यूके में, शैडो कैबिनेट नाम का जो है ना यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम में चलता है। ठीक है, तो ये शैडो कैबिनेट क्या होता है यूके में तो समझते हैं। ठीक है, तो शैडो कैबिनेट देखो, ये शैडो कैबिनेट इज ए ग्रुप ऑफ सीनियर मेंबर्स। तो शैडो कैबिनेट जो है ना वो एक सीनियर मेंबर्स का ग्रुप होता है जो कि अपोजिशन पार्टी का होता है। कहाँ पे? तो यूके में जो है ना वो अपोजिशन पार्टी का एक मेंबर्स होता है। जैसे हम इसको आसान भाषा में अगर समझने का प्रयास करें शैडो कैबिनेट्स को तो समझो, जैसे यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? भारत का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। और उसी तरीके से जो है ना अपोजिशन पार्टी, जैसे अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी है ना, उसी तरीके से अपोजिशन पार्टी से भी जो है ना वो एक फाइनेंस मिनिस्टर रहता, एक फाइनेंस मिनिस्टर रहता, जो कि जैसे रूलिंग पार्टी में एक फाइनेंस मिनिस्टर है वैसे अपोजिशन पार्टी में भी एक फाइनेंस मिनिस्टर होता जो कि सरकार को जो है ना वो फाइनेंस से रिलेटेड जो है ना वो अगर क्रिटिसाइज करना हो तो। अब देखते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन को। आज का सेकेंड क्वेश्चन है विच कंट्री फॉलोज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। तो कौन सा कंट्री जो है ना वो फॉलो करता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंडिया क्या फॉलो करता है? इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स कौन फॉलो करता है हम इसके बारे में सारे ऑप्शंस के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लो पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए जो है ना वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है, फॉलो करता है। ठीक है, जैसे अभी यूएसए का जो है प्रेसिडेंट कौन है बताओ? यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे समझते हैं हम अच्छे से। द यूनाइटेड स्टेट फॉलोज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनाइटेड स्टेट क्या फॉलो करता है? तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स को फॉलो करता है। प्रेसिडेंट ही जो है ना वहाँ क्या होता है तो प्रेसिडेंट ही जो है वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट से होता है, जबकि भारत में हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? तो हेड ऑफ स्टेट जो है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं। और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन होता है? तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है भारत में वो पीएम होता है। ठीक है, वही हम बात करें अगर हम स्टेट के लेवल पे
भारत में स्टेट के लेवल पे तो हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, गवर्नर होता है, ठीक है। और वही हेड ऑफ गवर्नमेंट स्टेट में सीएम होते हैं, ठीक है। यूएसए में जो है वो इसका फिक्स टेन्यूर होता है, तो 4 साल के लिए जो भी गवर्नमेंट बनता है वो कितने साल के लिए, तो 4 साल के लिए। अब हम देख रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है, सो हम देखते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम में जो है वो क्या चलता है, तो यूनाइटेड किंगडम में जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। क्या चलता है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, जबकि इंडिया में क्या चलता है, तो इसमें भी जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। और जापान का बात करें, ये सब हमारे ऑप्शंस में था, तो हम इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ भी चलता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देख सकते हैं कि यहाँ पे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो किस किस कंट्री में चलता है, और प्रेसिडेंशियल्स और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किस कंट्री में चलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेज द कंट्री विथ इट्स सिस्टम। तो किस कंट्री में जो है ना वो किस प्रकार के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये बताओ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्टली मैचेज कौन कौन सा है, सो बताओ, ठीक है। करेक्टली मैचेज पूछ रहा है। तो यूके में प्रेसिडेंशियल चलता है क्या, यूके में प्रेसिडेंशियल चलता है क्या, नहीं। अभी हम बताएं यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, ठीक है। यूएसए में पार्लियामेंट्री चलता है क्या, तो यूएसए में पार्लियामेंट्री नहीं चलता है, यूएसए में क्या चलता है, तो प्रेसिडेंशियल चलता है, ठीक है, ध्यान रखना। इंडिया में क्या चलता है, तो इंडिया में पार्लियामेंट्री रिपब्लिक चलता है क्या, हाँ, एक ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की चलता है क्या, नहीं। अभी हम बताएं क्या चलता है, फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो फ्रांस में नहीं चलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, इंडिया जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, ठीक है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, ना कि हेरिडेटरी होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ का रियल एग्जीक्यूटिव होता है, और यहाँ के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इसके लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, बताओ इसका राइट आंसर कमेंट में, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस और जो है वो गलत क्यों है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम जो है इसमें क्या चलता है, तो इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है यूनाइटेड किंगडम में। देख सकते हैं कि यूके फॉलोज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नॉट प्रेसिडेंशियल। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, ना कि प्रेसिडेंशियल। और वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, ना कि पार्लियामेंट्री, ठीक है। फ्रांस में जो है वो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, क्या, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मोनार्की नहीं चलता है, ठीक है, ध्यान रखना। आप देख सकते हो कि इसीलिए इस कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लो, ठीक है। तो भारत में जो है वो क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, जहाँ पे नॉमिनल हेड जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं, जबकि रियल हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। वहीं पे यूनाइटेड किंगडम का बात करें तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, और यहाँ पे जो है वो नॉमिनल हेड जो होता है वहाँ पे या तो किंग होता है या तो क्वीन होती है, ठीक है। और यहाँ पे रियल हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अब यूएसए का बात करें तो यूएसए में जो है ना वो कोई भी जो है ना नॉमिनल हेड नहीं होता है, ठीक है, जबकि रियल हेड जो है वो केवल प्रेसिडेंट होते हैं, रियल हेड वहाँ पे केवल प्रेसिडेंट होते हैं। और वहीं पे फ्रांस का बात करें तो फ्रांस में भी जो है ना वो कोई भी नॉमिनल हेड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे रियल हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों के बीच पावर जो है ना वो शेयर किया जाता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दोनों के पास, ठीक है। डायल एग्जीक्यूटिव होता है, बट प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे भी जो है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का फोर्थ क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ट्रूली फेडरल सिस्टम्स। किस कंट्री के पास जो है ना वो ट्रूली फेडरल सिस्टम है, ट्रूली फेडरल सिस्टम, ठीक है। ट्रूली फेडरल सिस्टम्स क्या होता है, हम ये भी सिंपल भाषा में समझ लो कि जहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल रूप से हो। जैसे कि
यूएसए कंट्री है, ठीक है, यूएसए कंट्री के बीच क्या है, तो जितना पावर मतलब सारे स्टेट के पास जो है ना, यूएसए के सारे स्टेट के पास क्या है, सारे के पास जो है इक्वल पावर है, वहीं पे हम तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो ट्रूली फेडरल सिस्टम में वो इक्वल रूप से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यूएसए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूएसए जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रूली द यूनाइटेड स्टेट इज कंसिडर्ड ट्रू फेडरल सिस्टम्स। ट्रू फेडरल सिस्टम जो है वो कहाँ पे माना जाता है, तो अमेरिका में, ठीक है। व्हाट डज ट्रू फेडरल मीन, ट्रू फेडरल का मतलब क्या होता है, तो सेंटर एंड स्टेट्स हैव इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के बीच जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो क्या होता है, तो इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी जो है ना वो स्ट्रांग नहीं होता, मान के चलो सेंटर ही जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। यूएसए में जो है वो सेंटर जो है वो मैक्सिमम स्ट्रांग नहीं होता, जो कि हम अगर बात करें भारत का तो यहाँ पे जो है ना वो सेंटर स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, तो क्वाजी फेडरल सिस्टम्स कहते हैं, ठीक है। और यूएसए में जो है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच जो है ना वो इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, तो ट्रू फेडरल सिस्टम्स कहते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर्स जो है ना वो क्लियरली डिवाइडेड होता है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके कॉन्स्टिट्यूशंस को। नैदर लेवल कैन टेक अवे पावर्स ऑफ अदर्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि यूएसए जो है वो ट्रूली फेडरल का एग्जाम्पल है, जबकि इंडिया जो है वो क्वाजी फेडरल है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर जो है वो क्या होता है, तो स्ट्रांग होता है, और यूके जो है वो यूनिटरी है, यूनिटरी मतलब सेंटर ही जो है ना वो मैक्सिमम स्ट्रांग होता है, ठीक है। यहाँ पे और अच्छे समझो, तो अगर हम एग्जांपल समझे यूएसए का, तो स्टेट्स हैव देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके पास क्या है, स्टेट्स के पास भी जो है ना वो अपना संविधान होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्रू फेडरल सिस्टम्स कहते हैं, ठीक है। डायल सिटीजनशिप्स होता है, यानी स्टेट के बीच भी स्टेट के पर्सनस के पास भी अपना सिटीजनशिप होता है, और सेंटर का भी सिटीजनशिप होता है, ठीक है। यहाँ पे रेसिडरी पावर्स होता है, रेसिडरी पावर्स मतलब हम इसके बारे में समझाएंगे आगे, ठीक है, रेसिडरी पावर्स क्या होता है, ठीक है। हम इसके पहले लेक्चर्स में अच्छे से समझाए हैं, लेकिन अभी भी समझा देंगे। सेंटर कैनोट डिस्ट्रॉय स्टेट, सेंटर जो है ना वो नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता है स्टेट्स को, ठीक है। यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशंस होता है स्टेट्स और सेंटर के बीच, स्टेट और स्टेट्स इन सीनेट्स, यानी कि स्टेट का जो है ना सीनेट में जो है वो क्या होता है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इसलिए हम यूएसए को क्या कहते हैं, तो ट्रूली फेडरल सिस्टम्स कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे रेसिडरी पावर्स का अगर बात कर रहे थे, तो रेसिडरी पावर्स क्या होता है, देखो यहाँ पे रेसिडरी पावर्स आर दो सब्जेक्ट्स और मैटर्स दोज आर नॉट मेंशन इन एनी थ्रेड लिस्ट। अब थ्रेड लिस्ट कौन कौन सा, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का लॉज कौन बनाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स, स्टेट लिस्ट का स्टेट गवर्नमेंट्स, और कॉन्करेंट लिस्ट का सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स। और इन सब में जो मेंशन नहीं किया गया है ना उसी को हम क्या कहते हैं, तो रेसिडरी पावर्स कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो आज का 5th क्वेश्चन है, इंटर स्टेट रिलेशंस आर मेनली डील्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इंटर स्टेट रिलेशन जो है वो मेनली रूप से किस पार्ट में डील किया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में जो हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर पार्ट 11 में बताया गया, ठीक है। ध्यान रखना कहाँ पे, तो पार्ट 11 में जो है वो इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बताया गया, जो कि आर्टिकल नंबर 245 से 263 तक आता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि इंटर स्टेट रिलेशंस का मतलब क्या होता है, तो इंटर स्टेट रिलेशन मतलब बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट्स के बीच, बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर स्टेट्स के बीच जो रिलेशन होता है उसी को क्या कहते हैं, तो इंटर स्टेट रिलेशंस कहते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ पावर्स, यानी कि कितना पावर्स जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिस्प्यूट्स, कोऑर्डिनेशंस आर मैनेज टू फेडरल कंट्री लाइक इंडिया, उसे क्या कहते हैं, तो इंटर स्टेट रिलेशंस कहते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि अगर हम पार्ट का बात करें, जैसे हमने बात किया अभी, क्या किस पार्ट के बारे में बात की, जो कि इंटर स्टेट रिलेशंस का बात किए, तो इंटर स्टेट रिलेशंस किस पार्ट में था, पार्ट 11 में इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में दिया गया था, ठीक है। हम यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा पार्ट्स के बारे में। तो पार्ट्स के बारे में अगर देखें तो ओरिजिनली रूप से जो है ना वो हमारे संविधान में जो है वो कितना पार्ट्स था,
तो ओरिजिनली रूप से जो है वो 22 पार्ट्स थे। और शेड्यूल्स कितना था, तो ओरिजिनली रूप से जो शेड्यूल था वो 8 शेड्यूल था, ठीक है। और आर्टिकल्स कितना थे ओरिजिनली रूप से 395 आर्टिकल्स थे जब हमारा संविधान बना था तब। और लेकिन अब कितना हो गया है, सो देखो अब जो है ना वो हमारे संविधान का आर्टिकल जो है 470 से भी प्लस हो चुका है। और पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स 25 से भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। 25 मतलब अभी माना जा रहा है, ठीक है। और वहीं पे अगर शेड्यूल्स का बात करें तो 12 शेड्यूल्स अभी हो चुका है, ठीक है। और ओरिजिनल रूप से 8 शेड्यूल था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। क्या, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज इज मेंशन अंडर। तो फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। अच्छा, आगे इसके बारे में समझ लो कि क्या होता है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, ठीक है। सिंपल भाषा में समझ लो ना कि मान लो कि कोई राज्य ने जो है ना वो किसी चीज़ के लिए जो है ना वो किसी चीज़ के लिए रूल्स बनाया, ठीक है। किसी चीज़ के ऊपर किसी भी, मान लो स्वच्छता के ऊपर जो है ना वो किसी स्टेट ने जो है वो क्या बनाया, तो रूल्स बनाया, ठीक है। स्वच्छता के ऊपर जो है वो किसी स्टेट ने रूल्स बनाया, तो उसी रूल्स को जो है ना वो दूसरे स्टेट भी जो है वो उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्टेट में। तो उसे क्या कहते हैं, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में दिए गए, इसको हम और अच्छे से आगे समझेंगे, ठीक है। अभी ध्यान रखो कि फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज के बारे में जो है हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 261 में दिए गए। कहाँ पे, 261 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज के बारे में जो है वो आर्टिकल नंबर 261 में दिया गया है। जैसे देख सकते हैं कि एक राज्य में दिया गया फैसला, डॉक्यूमेंट या कानूनी रिकॉर्ड जो है ना वो दूसरे राज्य में जो है ना वैलिड माना जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, तो फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। देख सकते हो कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 261 में जो है वो इसके बारे में बताया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। तो 261 जो है वो क्या बताता है, तो पब्लिक एक्ट्स के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इन सबको जो है ना पूरे भारत में, इन सबको जो है पूरे भारत में जो है मानता है, रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देख सकते हो कि एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम समझें कि क्या होता है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज, ठीक है। तो मान लो अगर किसी कोर्ट ने दिल्ली में डाइवोर्स का ऑर्डर दिया है, अगर किसी कोर्ट ने जो है वो दिल्ली में डाइवोर्स का ऑर्डर दिया है, तो वो ऑर्डर जो है ना वो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सब जगह जो है ना वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एक राज्य का कोर्ट का डिसीजन जो है वो दूसरे राज्य में भी जो है वो रिस्पेक्ट होगा, उसी को क्या कहते हैं, तो फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जोनल काउंसिल्स आर। तो जोनल काउंसिल्स क्या होता है, जोनल काउंसिल जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, स्टेचुटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है। हम आगे समझाएंगे कि जोनल काउंसिल्स क्या है। सबसे पहले ये बता कि जोनल काउंसिल्स है क्या। तो ये हमारे क्या है, तो ये स्टेचुटरी बॉडी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेचुटरी बॉडी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब स्टेचुटरी बॉडी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है, जुडिशियल बॉडीज़ क्या होता है, तो हम आगे समझाएंगे, ठीक है। अभी ध्यान रखो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर समझ लो पहले कि स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है। तो स्टैच्यूटरी बॉडी हम उसको कहते हैं ना जिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ एक्ट पास बाय पार्लियामेंट, जिसको पार्लियामेंट के द्वारा जो है ना पास करके, यानी पार्लियामेंट को मतलब बिल जो है ना वो पार्लियामेंट में पास किया जाता है, उसके तहत जो है ना वो एक्ट बनता है, यानी कानून बनता है। पार्लियामेंट के तहत जो है वो कानून बनता है ना, और स्टेट लेजिस्लेचर के तहत, तो उसी को क्या कहते हैं, तो स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। यानी पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे हम कहते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ किसे कहते हैं, तो जो हमारे संविधान में दिया गया है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ क्या होता है, तो हम इसके बारे में आगे समझाएंगे, आगे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखो कि जोनल काउंसिल जो है ना वो इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट 1956। तो जोनल काउंसिल को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1956 में। तो आज का 8th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो कौन सा जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, तो इसका राइट आंसर बताओ कौन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। नीति आयोग,
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया, जोनल काउंसिल। तो इसका ऑप्शंस तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, यानी हमारे संविधान में जो है वो इसके लिए क्या पहले से दिया गया था। ठीक है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। द इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है बिकॉज इट इज़ इस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 324। कहाँ पे, तो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमारे संविधान में 324 में दिया गया है। ठीक है, जब हमारा संविधान बना था तभी इसके बारे में जो है वो दिया गया था, इसको किसी एक्ट के तहत नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, जिसे देख सकते हैं कि अदर ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है, तो नीति आयोग जो है ना वो एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एक गवर्नमेंट के रिजोल्यूशंस के द्वारा जोड़ा गया था, गवर्नमेंट्स के रिजोल्यूशंस के द्वारा जोड़े गए थे, कब, 2015 में। ठीक है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि क्रिएटेड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो है वो जोड़ा गया था। स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होता है, यानी पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो बिल पास करके, यानी जो पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो किसी कानून को बनता है उसे हम स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। ध्यान रखना, जोनल काउंसिल भी क्या है, तो स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, क्रिएटेड अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, तो इसको कब क्रिएट किया गया था, तो 1956 में, यानी पार्लियामेंट में कानून पास करके जो है बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा, तो गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाता है टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है ना गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है, टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, है ना, बट इट इज़ नॉट क्लियर बाय कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेसिफिक लॉ एक्ट इन द पार्लियामेंट, है ना, यानी इसके बारे में जो है ना वो हमें पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा किसी प्रकार से कानून किसी भी प्रकार से पार्लियामेंट के द्वारा जो है ना वो बिल पास करके नहीं बनाया जाता, बल्कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ फॉर्म थ्रू द गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, कब, तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। PIL जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था तो 1980 में। ठीक है, और PIL क्या होता है सो समझो, तो PIL जो है ना वो लीगल टूल होता है दैट अलाउज एनी सिटीजन्स, यानी कि कोई भी सिटीजन्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कोर्ट ना जा पा रहे हो ना, तो वो PIL दायर कर सकते हैं, कोर्ट में क्या कर सकते हैं, तो PIL दायर कर सकते हैं, मूव द कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट स्पेशली फॉर दोज हु कैनॉट अप्रोच द कोर्ट, जो कि अप्रोच नहीं कर सकते हैं कोर्ट को। ठीक है, कोई कोर्ट मतलब कोर्ट जाते हो तो क्या होता है, तो मैक्सिमम जानते हो कि आजकल कोर्ट का काम जो है ना मैक्सिमम क्या होता है, तो पैसा लगता है कोर्ट के काम में। अगर कोई इंसान कोर्ट नहीं जाना चाहता है तो ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, तो PIL दायर कर सकता है और सरकार से जो है ना वो क्वेश्चंस कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, जैसे देख सकते हो कि एग्जांपल्स के लिए अगर समझें, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर अगर हमें कुछ पूछना हो, ठीक है, गंगा पोल्यूशन केसेस के ऊपर, ठीक है, जैसे चाइल्ड लेबर के ऊपर, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो PIL दायर कर सकते हैं और हम अपने सॉल्यूशंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, द SR बोमाई केस। SR बोमाई केस के बारे में देखते हैं, जो कि 1994 में आया था, इज रिलेटेड टू, एक तो किस चीज़ से रिलेटेड है SR बोमाई केस। SR बोमाई केस जो है ना वो किस चीज़ से रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स, PIL, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो SR बोमाई केस जो है ना वो रिलेटेड है प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स। तो ये कैसे है सो हम देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, PIL प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे SR बोमाई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो 1994 का केस है, इज ए लैंडमार्क केस माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, इट इज डील्ड ठीक है विद द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 क्या कहता है, तो स्टेट में जो है ना वो क्या प्रेसिडेंट्स रूल जो इम्प्लीमेंट होता है, स्टेट में जो प्रेसिडेंट्स रूल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है,
तो इसके बारे में जो हमारे संविधान के आर्टिकल 356 में बताया गया है, ठीक है। लेकिन यही क्या बताता है, ये केस जो है ना, एसआर बोमई केस जो है वो क्या कहता है, विच अलाउज द प्रेसिडेंस रूल इन स्टेट, लेकिन इसको क्या करता है, तो इसको रोकने का काम करता है। ये एसआर बोमई केस जो है ना, वो किसी भी स्टेट में जो है प्रेसिडेंस रूल मतलब बिना कोई वजह का जो है ना वो ना लगा दे, तो इसके बारे में जो है बात करते हैं एसआर बोमई केस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी इम्पोज आर्बिट्री, मनमाना तरीके से जो है ना प्रेसिडेंट जो है ना वो मतलब नहीं लगा सकते हैं कोई भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को, तो ये बात करता है, ठीक है। इट मस्ट फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स, तो उसे क्या, उसे फॉलो करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स को, तब प्रेसिडेंट रूल जो है वो लग सकता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट डिसमिस विदाउट पावर एविडेंस, स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो नहीं डिसमिस किया जाता है, नहीं डिसमिस किया जा सकता है बिना कोई प्रॉपर एविडेंस का, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा आज का क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।